नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रगण आप स्वस्थ होंगे और मस्त जीवन जी रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे और उसी आनंद में जीवन के साथ आप लगातार अपने परीक्षाओं की ओर और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। और सभी मित्रगण, आज जो आपके सामने मैं टॉपिक ला रहा हूं वो ध्यान से सुने। उसका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि ऐसा युद्ध जो अंग्रेजों की सहायता से मराठाओं के विरुद्ध लड़ा गया। कुछ में मराठाओं ने भी अंग्रेजों की सहायता ली थी। किस प्रकार से कैसे कैसे युद्ध रहेंगे वो सारी कहानी मैं आपके सामने बताऊंगा। प्यारे प्यारे मित्रगणों, मैं आपसे एक और बात बता देता हूं। इस कहानी में मैं आपको आंग्ल मराठा के पहले युद्ध के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, हम दिल्ली सल्तनत से चले थे और मुगल सल्तनत पढ़ते हुए मराठाओं के साम्राज्य तक पहुंचे और अपने बैच इंद्रप्रस्थ के तहत हम लगातार मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ रहे थे। और मध्यकालीन भारत की अंतिम वो घड़ी आ चुकी है जब हम मध्यकालीन भारत की समाप्ति करेंगे और फिर एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। वो नया अध्याय क्या रहेगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले इस क्लास में हम आंग्ल मराठा के पहले युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध भाग 1, भाग पहला है ये। पहले संस्करण में क्या हुआ वो चीज हम देखते हैं। ये युद्ध था या कोई संधियां थी। इस युद्ध के तहत बहुत सारी संधियां की गई थी। उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे प्यारे मित्रगणों, जैसा कि हम अपनी क्लास की टैगलाइन के साथ शुरुआत करते हैं, और वो टैगलाइन जैसे कि आप जानते हो हर बार की भांति हम बोलते हैं कि वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट अपना जो यूट्यूब चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है वो सभी शेयर कर दें, और वो सभी इस चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी आवाज पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को हम अपने साथ जोड़ सके। मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए मुहिम ला रहा हूं जो विद्यार्थी आर्थिक स्थिति के कारण और समय की स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इस क्षेत्र से जोड़ने का काम हम करेंगे। और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं हर बार ये बात बताता हूं, बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई भी शुल्क इसका नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। तो आइए हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है आंग्ल मराठा युद्ध की। हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को, ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सको और आप बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सको। तो आइए मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं आंग्ल मराठा युद्ध की पहली कड़ी किस प्रकार से रही। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या रहा। तो देखिए, पहले मराठा युद्ध में मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब मराठाओं का साम्राज्य होता है और रघुनाथ राव पेशवा बनने की चाह रखता है और ये अपने भतीजे की हत्या कर देता है, और हत्या के बाद इसको लोग अप्रिय मानते हैं क्योंकि उनको इसकी करतूत के बारे में पता था। जैसे ही इसको हटाया जाता है ये भाग जाता है और अंग्रेजों की मदद लेता है। इसी के कारण ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और ये नहीं भागता और अंग्रेजों की मदद नहीं लेता और मराठाओं के साथ रहता तो शायद ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि इसने मराठाओं के साथ जाकर के सूरत की संधि कर ली थी। उसकी भी बात मैं आपके सामने करूंगा। और इसका एक भतीजा होता है, सॉरी, नारायण राव का एक बेटा होता है, इसका पोता मैं मान लेता हूं एक प्रकार से। वो सवाई माधो सिंह, जिसका संरक्षण नाना फडणवीस कर रहा था। सवाई माधव राव का, सवाई माधव राव का संरक्षण नाना फडणवीस करता है। नाना फडणवीस जो है वो मुख्य संरक्षक के रूप में उभर करके आते हैं, और उन्हीं के कारण ये चीज संभव हो पाई थी कि वो मराठाओं का संरक्षण करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाद में नाना फडणवीस की भी मृत्यु होगी और मराठाओं को अलग अलग गुटों में बट जाना पड़ेगा। कहीं होलकर बट जाएंगे तो कहीं पेशवा होंगे, कहीं सिंधिया होंगे। इन सभी की भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, इस पहले युद्ध में क्या हुआ, रघुनाथ राव कैसे अंग्रेजों के साथ मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, रघुनाथ राव ने अपने ही मराठा लोगों के विरुद्ध
पेशवा बनने के लिए विद्रोह कर दिया था और 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहयोग के लिए जाता है और उनसे सूरत की संधि कर लेता है। प्यारे मित्रगणों, मेरे लाल लालियों, मैं आपको बता देता हूं, ये वो बंदा था जिसने मराठाओं का एक विद्रोह किया, मराठाओं के खिलाफ ही किया। और उनसे ये विद्रोह क्यों किया उसने, तो ये मराठा पेशवा बनने की चाह में किया। और पेशवा बनने की चाह में इसने अपने ही लोगों के साथ 1775 में एक रिवोल्ट कर दिया, एक लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई, कैसे आई, इसकी पूरी चर्चा करवाऊंगा जब मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जब हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे। उसमें एक टॉपिक रहेगा यूरोपियंस का आगमन, कैसे कैसे भारत में यूरोपियंस आए, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो मित्रगणों, ये संधि कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी से और उस संधि को नाम दिया जाता है सूरत की संधि। सूरत की संधि, अब ये सूरत की संधि कर लेता है, ठीक है। इंग्लिश में आपके सामने लिखा गया है, रघुनाथ राव रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन मराठा पीपल्स टू बिकम पेशवा एंड 1775 रघुनाथ राव अप्रोच्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हेल्प एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत विद देम, कि वो वहां उनके साथ सूरत की संधि कर लेता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये आंग्ल मराठा युद्ध की है। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। हिंदी में इसे आंग्ल कहा जाएगा और इंग्लिश में इसे एंग्लो के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश में इसे एंग्लो के नाम से जाना जाएगा। आइए हम बात करते हैं इस संधि के बारे में कि आखिर इस संधि में क्या खास था, इस संधि में किस प्रकार की चीजें रही। तो देखिए, इनके साथ महत्वपूर्ण संधियां हुई, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट कौन सी थी, सूरत ट्रीटी, सूरत संधि। सूरत संधि क्या थी, इसकी मैं चर्चा करूं तो ये 1775 में हुई थी, 1775 में। सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों में वर्तमान के मुंबई और ठाणे जैसे क्षेत्र आते हैं। प्यारे मित्रगणों, आप ज्योग्राफी में जब आइलैंड्स का नाम पढ़ते हो तो आप ज्योग्राफी के आइलैंड्स में सालसेट आइलैंड पढ़ते हो, और सालसेट आइलैंड है ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 द्वीपों का समूह, जिसे आज के दिन मुंबई कहा जाता है। उसी मुंबई को अंग्रेजी क्षेत्र ने अपने अधीन करने की पेशकश रखी और बसीन वाले क्षेत्र को अपने अधीन लेने की बात कही। किसने कही, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस संधि के तहत कही, सूरत संधि के तहत, सूरत ट्रीटी के तहत। इस ट्रीटी के तहत क्या होता है, सूरत और भरूच के क्षेत्रों से आने वाले राजस्व को अंग्रेजी कंपनी के साथ बांटा जाएगा। दूसरी शर्त इस संधि की क्या थी कि जो सूरत और भरूच क्षेत्र है उनसे जितना भी राजस्व आएगा वो अंग्रेजी कंपनी के साथ साझा किया जाएगा। इसके बदले अंग्रेजी कंपनी के द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिक उसके सहयोग के लिए दिए गए थे। इसको सूरत की संधि कहा गया था। यानी कि यह संधि हुई कि भाई आप सूरत और भरूच से आने वाले क्षेत्रों का राजस्व हमें प्रोवाइड करोगे, इसके अलावा आप सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र को हमारे अधिकार में दोगे। और इस संधि पर जब उसने साइन कर दिए तो 2500 सैनिक उसे दे दिए गए, 2500 सैनिक उसे लौटा दिए गए कि भाई जाओ तुम 2500 सैनिक को इसकी सहायता करो। वो अंग्रेजी सैनिक थे, क्योंकि रघुनाथ राव को पेशवा बनने की बहुत ज्यादा चाह थी। अगर इसको पेशवा बनने की चाह नहीं होती तो ये संधि नहीं करता, लेकिन इसने पेशवा बनने की चाह में राज सत्ता के लोभ में अपनों के साथ ही गद्दारी की, और अपनों के साथ गद्दारी की तो उसका खामियाजा भी इसे भुगतना पड़ेगा। बाद में ये अंग्रेज इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये सेम चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। मैं इंग्लिश में और हिंदी में पीपीटी इसलिए लाता हूं, कई भाई जो हैं और कई बहनें जो हैं वो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी में उनके लिए है, और हिंदी में नहीं समझ पाते हैं उनके लिए इंग्लिश में है। द एरिया ऑफ सैलसेट एंड बसीन विल बी गिवन टू द इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। These areas include area like as present day मुंबई एंड थाने, आज के मुंबई और थाने के एरिया हैं। The revenue coming from the area of सूरत एंड भरूच will shared with the English, भरूच और सूरत से आने वाला राजस्व उनको सौंपा जाएगा। In return the English company gave 2500 soldiers, उन्होंने 2500 सोल्जर्स किसको दे दिया, रघुनाथ राव को दे दिया। और रघुनाथ राव को जब 2500 सोल्जर्स दे देते हैं तो फिर रघुनाथ राव अपनों के ही खिलाफ विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाता है। जब अपनों के ही खिलाफ विद्रोह करने के लिए उतारू होगा तो क्या होगा,
उसके आगे की कहानी हम देखते हैं। इसके बाद सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से कर्नल कटिंग और अपने सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध करने के लिए गए। मराठाओं की तरफ से नेतृत्व करते हरिपंत फड़के, जो बार भाई परिषद के सदस्य थे, वही बार भाई परिषद जो नाना फडणवीस ने शुरू की थी, ठीक है, उनके द्वारा मराठों की तरफ से नेतृत्व किया गया। इस प्रकार 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में की शुरुआत हो गई, ठीक है। यानी कि 1775 में कर्नल कटिंग, अंग्रेजी अधिकारी था एक कर्नल कटिंग, ठीक, और हरिपंत फड़के मराठों की तरफ से लड़ रहा था और कर्नल कटिंग रघुनाथ राव के साथ मिलकर मराठाओं के विरुद्ध लड़ रहा था। और इसी प्रकार किसकी शुरुआत हो गई, पहले आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। आफ्टर दिस, अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव एंड कर्नल कटिंग from the side of the English company went to war with Maratha Empire with their troops. Haripant Phadke, who was also member of the Barbhai Council, led the Maratha and thus the first Anglo-Maratha war began in March 1775. यानी कि हरिपंत फड़के ने मराठाओं की तरफ से नेतृत्व किया था। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजी कंपनी सहयोग कर रही थी। उसके बाद परंतु इस युद्ध के दौरान जो सूरत की संधि की प्रतिलिपि बंगाल प्रेसिडेंसी में पास होने के लिए गई थी, उसको उस समय के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा मराठाओं को यह युद्ध समाप्त करने के लिए कहा जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर्नल उपटन को मराठाओं के पास पुरंदर की संधि के लिए भेजा जाता है। यह पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच 1776 में हुई थी। मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, जब ये सूरत की संधि बंगाल प्रेसिडेंसी में पास होने के लिए जाती है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये बात याद रखना, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट को समाप्त करके गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां थी, ये केवल बंगाल का था। इसके अंडर बॉम्बे की प्रेसिडेंसी आती थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी आती थी, ये भी आपको याद रखना, ये पॉलिटी के अंदर आपको बताया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, तो जब वो संधि जाती है तो वारेन हेस्टिंग्स मना कर देता है, अस्वीकार कर देता है, और वो कैप्टन उपटन को मराठों के पास भेजता है कि तुम जाओ और ये कहो कि पुरंदर की संधि हमें करनी है। और जो ये पुरंदर की संधि हुई, ये कब हुई, 1776 में। इस संधि के तहत क्या हुआ, किस प्रकार की कहानियां रची गई, कौन सी शर्तें रखी गई, वो हम बात करेंगे। तो देखिए, पुरंदर की संधि की अगर मैं बात करता हूं तो इस संधि के तहत सवाई माधवराव को ही पेशवा माना गया। इसके साथ अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठों के किसी भी विरोधी को के साथ संधि नहीं करी जाएगी, रघुनाथ राव से भी नहीं। इस संधि में पहली शर्त थी कि सवाई माधवराव ही क्या रहेगा, पेशवा रहेगा, और अंग्रेजी कंपनी किसी भी मराठों से संधि नहीं करेगी, एवं रघुनाथ राव के साथ भी संधि नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये रघुनाथ राव के टच में होंगे। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था वो मराठों को वापस दे दिए। उन्होंने मराठों को ये क्षेत्र रिटर्न कर दिए, लौटा दिए, जिन पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। मराठों द्वारा अपने विद्रोही हो चुके मराठा भाई रघुनाथ राव को प्रस्ताव दिया गया कि अगर वह अपनी सेना खत्म कर देता है तो उसको मराठों द्वारा 25,000 राशि की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। फिर मराठाओं ने रघुनाथ राव के सामने एक पेशकश रखी कि भाई अगर तू ये परिषद समाप्त कर देता है, ये संघर्ष समाप्त कर देता है और अपनी सेना को खत्म कर देता है, तो हम तुझे प्रति महीना 25,000 रुपए पेंशन देंगे। उस समय 25,000 बहुत होते थे, लेकिन इसने क्या इस शर्त को माना होगा, क्या इसने इस शर्त को एक्सेप्ट किया होगा, उसी के बारे में हम बात करते हैं। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि के दौरान सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को देने के लिए कहा था, जिसे मराठों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया
और इसके बदले में कोई भी अन्य क्षेत्र जिसका मूल्य 3 लाख तक हो उसे अंग्रेजी कंपनी को देने की बात कही। परंतु इस संधि के बाद भी अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव के संपर्क में थी। इसके बाद मराठों ने अपने बल को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजी कंपनी भविष्य में युद्ध ना कर पाए। अब रघुनाथ राव ने क्या किया था, मराठों को क्षेत्र दे दिया था। अब मराठों को जब उसने क्षेत्र दे दिया था, कौन सा, सालसेट वाला, और ये बात मराठों को पसंद नहीं थी कि भाई उसने अंग्रेजों को क्षेत्र दे दिया। जब उसने अंग्रेजों को क्षेत्र दे दिया, मराठों ने अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि भाई 3 लाख की कीमत वाला कोई और क्षेत्र हम अंग्रेजों को दे देंगे, लेकिन ये सालसेट नहीं देंगे, मुंबई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का कारण सालसेट ही हुआ करता था मराठों की। फिर उसके बाद रघुनाथ राव के द्वारा दिए गए क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद अंग्रेजी प्रशासन, फिर भी कंपनी जो थी वो रघुनाथ के संपर्क में थी, लेकिन मराठों ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने की पेशकश कर ली ताकि अंग्रेजी सेना उसके साथ युद्ध ना कर पाए। ठीक, लेकिन उन्होंने ये अपनी सेना सुदृढ़ कैसे बनाई, तो फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, फ्रांस के साथ मित्रता करेंगे। कैसे करेंगे फ्रांस के साथ मित्रता, तो देखिए मराठों द्वारा 1777 में फ्रांस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। यह संधि करने का उद्देश्य अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाना था। मराठों की फ्रांस के साथ इस मैत्रीपूर्ण संधि के तहत फ्रांस द्वारा मराठों को 2500 यूरोपीय सैनिक दिए गए और 10,000 भारतीय सैनिकों को यूरोपीय लाइन में प्रशिक्षण देने की बात कही, और इसके बदले में मराठों द्वारा फ्रांस को पश्चिम बंदरगाह व्यापार करने के लिए दे दिया गया। मराठों की फ्रांस के साथ ऐसी संधि को जानकर अंग्रेजी कंपनी ने विरोध किया और मराठों पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने 1773 में क्या किया, पुरंदर की संधि के बाद तुरंत फ्रांस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि कर ली, मैत्रीपूर्ण संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, और उस संधि में क्या हुआ, फ्रांस ने 2500 यूरोपीय सैनिक मराठों को दे दिए, और मराठों के 10,000 सैनिक जो हैं वो कहां ट्रेनिंग करेंगे, यूरोपीय प्रशिक्षण सेंटर में, यूरोपीय लाइन में, वहां ट्रेनिंग करेंगे। ये बात अंग्रेजों ने कही, यानी कि फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी भी अंग्रेजी थे एक प्रकार से, यूरोपीय ही थे, तो उन्होंने कही ये बात, और मराठों ने इसी बात से खुश होकर वेस्टर्न पोर्ट, पश्चिम बंदरगाह किसे दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। जब फ्रांसीसियों को दे दिया तो फ्रांसीसी उसके वहां से व्यापार करेंगे। ये बात किसे पसंद नहीं आई, अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मराठे तो मजबूत हो चुके थे, अब उस आक्रमण से थोड़ी ना मराठे घबराने वाले थे। सेम बात इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, महादणी सिंधिया, या मैं कहूं महादजी शिंदे, एक ही बात है, महादणी शिंदे या महादजी शिंदे द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया गया, और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को तालेगांव के पास घाटों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, और जैसे ही अंग्रेजी सेना वहां अटैक करती है, आक्रमण करने पहुंची, तो मराठा सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, और इसके साथ साथ मराठा सेना ने अंग्रेजी सेना के खापोली में बने हुए बेस भी ध्वस्त कर दिए। यह सब देखकर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई और वडगांव क्षेत्र में मराठा सेना के द्वारा कंपनी की सेना को पूर्ण रूप से घेर लिया गया। इसके बाद 1779 में अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मेरे प्यारे मित्रगणों, बात ध्यान से सुनना, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया उस समय मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, महादजी शिंदे या महादणी शिंदे। महादणी शिंदे ने क्या किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया और अंग्रेजों को उकसाया तालेगांव पर अटैक करने के लिए। जैसे ही अंग्रेज उधर अटैक करते हैं तो घाटों एक जगह है, वहां पर आक्रमण करते हैं, घाटों पर आक्रमण करते हैं, तो मराठा सेना ने अचानक वहां पर अटैक कर दिया। और जैसे ही मराठा सेना अचानक वहां पर अटैक करती है तो उसके बाद अंग्रेजों पर वो भारी पड़ती है, और अंग्रेजी सेना ने एक बेस बना रखा था, एक कैंप बना रखा था, खापोली, एक जगह खापोली, ठीक है। उस खापोली में बने हुए बेस को भी मराठों ने ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, 1779 में 1779 में अंग्रेजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया मराठों के सामने। ये बहुत मजबूत शक्ति थी मराठों की, बहुत बड़ी, एक मैं ये कहूं
की उपलब्धि थी कि अंग्रेजों को झुका देना, और इसी झुकाव के साथ एक संधि की अंग्रेजों के द्वारा वडगांव, एक संधि हुई उसी समय 1779 में वडगांव, यहीं तो अंग्रेजों ने आत्म समर्पण किया था। क्या हुआ, इसके फलस्वरूप मराठों और अंग्रेजी सेना में वडगांव की संधि हुई, और इसके तहत 1775 से लेकर जितने भी मराठा क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, वे क्षेत्र उनको मराठाओं को वापस देने पड़े। इस वडगांव की संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र जीते थे वो सब मराठाओं को दे दिए गए। ठीक, और कब से, 1775 से लेके 1779 तक, 1775 से 1779 तक जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा जीते गए थे वो सारे के सारे मराठाओं को वापस देने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके साथ ही वहां अंग्रेजी सेना के साथ रघुनाथ राव को भी मराठा सेना द्वारा पकड़ लिया गया, और रघुनाथ राव ने भी अंग्रेजी सेना के साथ समर्पण कर दिया। यह बात भी स्वीकार करी कि उसकी वजह से ही अंग्रेजी सेना मराठों पर आक्रमण कर रही थी। यानी कि जब अंग्रेजी सेना संधि करती है तो वहां रघुनाथ राव जी भी मौजूद होता है, और रघुनाथ राव को मराठों द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ के पीटा गया। तो उसने स्वीकार किया कि भाई मेरी वजह से ये सारा कांड रचा गया है, मेरी वजह से ये सब घटनाएं हुई हैं, मुझे क्षमा करो। उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसके आत्मसमर्पण के बाद क्या होता है, तो भैया उसके आत्मसमर्पण के बाद बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल, यह वडगांव की संधि को अस्वीकार कर देता है। यह बोला कि मैं नहीं मानूंगा ये संधि। एक तो हारा हुआ है, पिटा हुआ है, ऊपर से मना कर रहा है। ये अपनी 3 सेनाएं मराठाओं के विरुद्ध भेज दी। इन 3 सेनाओं का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड, कप्तान पोफम और जनरल कैमैक कर रहे थे। गोडार्ड, पोफम और कैमैक कौन नेतृत्व कर रहे थे, वारेन हेस्टिंग्स की भेजी हुई सेनाओं का। ठीक, फरवरी 1729 में, यह बात याद रखना, फरवरी 1779 में गोडार्ड ने क्या किया, गोडार्ड की सेना ने अहमदाबाद क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। गोडार्ड की सेना पहली सफलता प्राप्त करती है अहमदाबाद को जीत करके। अगस्त 1780 में कप्तान पोफम की सेना ने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके कुछ ही समय के बाद दिसंबर 1780 में कर्नल गोडार्ड की सेना ने बसीन पर अपना कब्जा कर लिया। 2 जगह कर्नल गोडार्ड की सेना ने 1779 में गोडार्ड की सेना अहमदाबाद, और गोडार्ड की सेना ने 1780 में बसीन पर कब्जा किया। कर्नल पोफम की सेना ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। यह बात आपको याद रखनी। अब ये कब्जे हो गए, एक तो हारे हुए थे, ऊपर से दोबारा इन्होंने कब्जे कर लिए। क्यों? क्योंकि हम शायद लूज हो गए थे, हम ढीले पड़ गए थे, हम एक प्रकार से शांत हो गए थे, क्योंकि हमने युद्ध जीत लिया था ना। और ये अक्सर रहा है, भारत जब कोई एक लंबा युद्ध जीत लेता है तो उसके बाद थोड़ा सा विराम लेना चाहता है, बट ये नहीं सोचता कि सामने वाला विराम नहीं लेगा, सामने वाला हारा हुआ है, घायल शेर है। इसके बाद फरवरी 1781 में जनरल कैमैक की सेना द्वारा सिप्री के युद्ध में महादजी शिंदे को पराजित कर दिया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने नाना फडणवीस और पेशवा के साथ अपनी मांगों के हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना, और अब महादजी शिंदे न मराठाओं के साथ और न ही अंग्रेजी कंपनी के साथ, उनका कार्य बीच में रहकर अब होने वाली संधियों में दोनों पक्षों में एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह कार्य करना था। क्या हुआ, 1781 में कैमैक की सेना ने महादजी शिंदे को हरा दिया। किस युद्ध में? सिप्री के युद्ध में। अब शिंदे हार गया तो गवर्नर जनरल ने नाना फडणवीस के पास प्रस्ताव रखा और अपनी मांगे अपने हिसाब से रखी। इसने कहा कि भाई महादजी शिंदे को आप लोगों से अलग कर दिया जाए। अब महादजी शिंदे मीडिएटर का काम करेगा। क्या काम करेगा कि भाई दोनों की तरफ से जो भी संधि होगी उसमें बीच का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा महादजी शिंदे। अब महादजी शिंदे की जिम्मेवारी थी कोई भी युद्ध ना होने देने की। अब महादजी शिंदे एक मीडिएटर बन गया। इसी के साथ एक संधि हुई सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई की संधि।
1782 में, 1782 में, क्योंकि 81 में तो हार गया था सिपरी के युद्ध में। सालसेट का क्षेत्र अब पूर्णतः है अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में कर दिया गया। इसके साथ 1776 की पुरंदर की संधि के बाद से जितने मराठा क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने अपने अधिकार में लिए थे वे उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। मराठा किसी अन्य यूरोपीय देश के साथ कोई संधि नहीं कर सकते और इस बिंदु पर महादजी शिंदे को दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य बना दिया गया। यानी कि उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई तुम्हारे पास से जितनी भी जगह 1776 से हमने जीती है वो सब लौटा रहे हैं, लेकिन तुम हमारे अलावा किसी भी यूरोपीय कंपनी से संधि नहीं करोगे, ट्रीटी नहीं करोगे। इस संधि के तहत ये बात कही गई, सालबाई संधि के तहत, कि तुम ट्रीटी नहीं करोगे। और इस बात का गवाह कौन होगा? महादजी शिंदे। अब ये जिम्मेवारी किसकी थी? महादजी शिंदे की। अगर वो धोखा करते तो महादजी शिंदे पर शक जाता, क्योंकि वो अपना कार्य प्रबल तरीके से नहीं कर रहा था, अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था। अगर ऐसा होता कि वो दूसरी कंपनी से संधि कर ले तब, लेकिन महादजी शिंदे क्या ऐसा होने देंगे या नहीं होने देंगे, वो देखते हैं। अब महादजी शिंदे ऐसा होने देते हैं नहीं होने देते हैं, वो मैं आपके सामने लाता हूं। अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई संधि के विरुद्ध कार्य करता तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी महादजी शिंदे की होती। मैंने बताया ना भाई, यही जिम्मेवार होता। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी फिर से मराठा क्षेत्रों में अपना व्यापार का कार्य करने लग गई। इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच लगभग 20 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। लगभग 20 वर्ष तक शांति बनी रही सालबाई संधि के तहत। सालबाई संधि के तहत क्या बनी रही? शांति बनी रही। ठीक, 1782 में जो ये संधि हुई इसके तहत शांति बनी रही। और कितने वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ? तो 20 वर्षों तक। आखिर 20 वर्षों के बाद क्या हुआ कि दूसरा अंगल मराठा युद्ध छिड़ा, उसके कारण भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे प्यारे मित्रगणों आप कमेंट करके जरूर बताना। जितनी भी क्लासेज आपके सामने आई हैं सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, और क्लासेज पे कमेंट करना कि कैसी क्लासेज रही हैं। मैंने लगभग मेडिवल इंडिया आपका खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी मिडिवल इंडिया की, ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट क्लास मिडिवल इंडिया की बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत। उसके बाद नए बैच का अनाउंस करूंगा और अपनी नई क्लास लेकर के आऊंगा यूरोपियंस का आगमन, यानी कि अब हम शुरू करेंगे इसके बाद मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो आपका सीजीएल मेंस होगा, जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, या मैं बात करूं एनडीए का एग्जाम होगा, सीडीएस का एग्जाम होगा, ठीक, और सीएपीएफ का एग्जाम होगा, इसके अलावा एसएससी के और भी एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। और यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सीएससी के लिए भी ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी इन क्लासेस को शेयर जरूर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताया करें क्लासेस कैसी रही। तो ये था पहला अंगल मराठा युद्ध। प्यारे मित्रगणों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।